नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, मैं आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपके साथ हूं। मेरे प्यारे मित्रों, अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, 24/7 एक्सेस मिलता है, वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, जितने भी एजुकेटर है उनके द्वारा ली जाने वाली क्लासेस को आप देख सकते हैं। आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और सही गाइडेंस ले सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड करने हैं। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन आता है। अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शन में जाकर आपको केवल 24 महीने के अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं फॉर 24 मंथ्स तो आपको केवल 350 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाले राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएँ। साथियों, स्पेशल क्लासेस के अंदर ये टेस्ट होते हैं जिनका कोई चार्जेज नहीं होता है। अगर आप मेरा कोड विष्णु वन का यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आपको एक बात बता दूं, मैं सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी जो व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है, अपनी ईमानदारी से अपने वर्क करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, निश्चित तौर पे वो व्यक्ति जो है सफल होता ही होता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। साथियों, चलिए साथियों, इसी कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, यानी एनर्जी रिसोर्सेज इन राजस्थान। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, और ये करंट रिलेटेड टॉपिक भी है क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी सर्वे के अंदर भी इसकी चर्चा की गई है। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज इन राजस्थान। साथियों, अगर आप ऊर्जा की बात करें, विद्युत की बात करें अगर, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब विद्युत तो बहुत सारे तरीक़ों से उत्पादित की जाती है, कौन कौन सा तरीका आप हमें बताएंगे। तो साथियों, जितने भी हमारे प्लांट हैं राजस्थान में, उन सब प्लांट्स की चर्चा करेंगे। जितने भी तरीके हैं हमारे ऊर्जा उत्पादन के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, उन सब की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जल ऊर्जा यानी पानी से हम जो विद्युत का निर्माण किया जाता है उसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि हमारा रावतबाटा में परमाणु पावर प्लांट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे लिग्नाइट यानी कोयला के ऊपर आधारित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। गैस और नेफ्ता के ऊपर आधारित जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना, यानी नवीनीकृत जो हमारे जो ऊर्जा के संसाधन है, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे बायोमास ऊर्जा, इन सब की चर्चा करेंगे। तब जाके ये टॉपिक हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। साथियों, बेसिक शुरुआत करते हैं। पूर्व में आपको ये बता दूं कि ये जो ऊर्जा का टॉपिक है इसके लिए मैंने आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से जितनी भी योजनाएं बनती है उन योजनाओं का कॉम्बिनेशन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो वन से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी उनका जो क्लास हुआ था, वैसे ही एक क्लास इसके बारे में लेंगे। जिससे क्या होगा, आप जीरो लेवल से अपर लेवल तक स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स के साथ में स्टडी करेंगे। तो आने वाले एग्जाम के अंदर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस ज्योग्राफी पार्ट में, वो मैक्सिमम जो है आपके राइट होने की पूरी संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। साथियों, ऊर्जा संसाधनों को हम इस तरह से देखा हमने कि जल ऊर्जा, हमारे लिग्नाइट आधारित ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और हमारे नवीनीकृत ऊर्जा के सोर्स। एक हम ये देखते हैं जब हम स्टडी करते हैं तो एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे राजस्थान यानी राजस्थान स्टेट की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारे राजस्थान और दूसरा कोई राज्य जो राजस्थान के साथ सहयोग करके योजनाएं बना रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे साथियों हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हाइड्रो पावर प्लांट यानी कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं या फिर दूसरी परियोजनाएं जिनका संबंध राजस्थान से है, यानी जिनको कहीं ना कहीं राजस्थान से वहाँ पर बिजली की आपूर्ति होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जाके आपका टॉपिक क्या होगा साथियों, कंप्लीट होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना मेगावाट का उत्पादन होता है, कितना कंजप्शन होता है, सोलर एनर्जी में हम कौन से स्थान पर हैं, कैपेसिटी में कौन से स्थान पर है, प्रोडक्शन में कौन से स्थान पर है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लिंटन फाउंडेशन का संबंध किससे है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है,
अजमेर, जयपुर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आपके लिए चैप्टर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका, अभिनंदन है एक बार पुनः विष्णु कुमार की क्लास में स्वागत है साथियों। और आ जाइए, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स। देखो, हम ऊर्जा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं उपयोगिता के आधार पर, ऊर्जा के जो सोर्स हैं, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 उपयोगिता के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर। अगर उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के सोर्स हम देखें तो हम देखते हैं एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। इन सब की चर्चा करने वाले हैं। अगर समाप्यता के आधार पर हम देखें तो एक है आपके नवीकरणीय, एक है आपके अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो पुनः नवीन हो जाते हैं, अनवीकरणीय मतलब जो पुनः नवीन नहीं होते हैं। तो दो आधारों पर हमने ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला है आपकी उपयोगिता के आधार पर, दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो आइए देखते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। देखिए साथियों, वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, यानी ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका हम जो यूजेज है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से, लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। और इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई स्पेशल तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर इनसे हमें एनर्जी लेना है तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है। उन्हीं संसाधनों को परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे अगर आप कोयला जलाओगे, चाहे वो बीकानेर में जलाओ, चाहे वो आपके जयपुर में जलाओ, चाहे वो आपके अमेरिका में जलाओ, कोयला जैसे ही जलेगा एनर्जी देना शुरू कर देगा। लकड़ी जैसे ही जलेगी एनर्जी देना शुरू कर देगी। और गोबर जैसे ही जलेगा, सूखा हुआ गोबर जिसे कंडे बोलते हैं, वो जैसे ही जलेगा एनर्जी देना शुरू करेगा। तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत। उपयोगिता के आधार पर वे ऊर्जा सोर्स जो मानव के लिए अपने विकास क्रम में खोजे, यानी मानव का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे जो आपके न्यू एनर्जी रिसोर्सेज खोजे गए, ठीक है ना, और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्नत या उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। और उनसे अगर हमें एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की नीड होती है। इसी प्रकार के संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं जैसे बायोगैस एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंग, ठीक है ना, ऊर्जा और समुद्री पवन ऊर्जा। अब साथियों, बायोगैस यानी गोबर तो आपके पास पहले भी था लेकिन उसको आपने सीधा जलाया, ठीक है ना। और बायोमास एनर्जी यानी सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल की जो पत्तियां होती है, टहनियाँ होती है, उनके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना, तो ये टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। विदाउट टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या चाहिए? हाई टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है ना। तो इन्हें बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, यानी जो परंपरागत नहीं है वो गैर परंपरागत है। अब दूसरा देखते हैं समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्यता का मतलब होता है कुछ संसाधन होते हैं लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में, आपके पास में 10 सेव है, एक खाली तो 9 ही बच गई, लेकिन अगर आपके घर में पेड़ नहीं है तो वो 9 ही रहेगी। अगर पेड़ होगा तो वो वापस एक आ जाएगी, तोड़ लेंगे एक नहीं तो वापस 10 हो जाएगी, ठीक है। तो समाप्यता के आधार पर देखते हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इन्हें हम चक्रीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। क्या होते हैं? वे एनर्जी सोर्सेज जो कभी समाप्त नहीं होते और उचित समय पर जिनका प्रतिस्थापन प्राकृतिक क्रिया के द्वारा किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स कहते हैं। यानी सूर्य का रोशनी आज हमारी पृथ्वी के ऊपर आया और हमने इससे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर लिया, कल सुबह फिर होगी और फिर सूर्य की किरण यहाँ पे आएगी। इसका मतलब है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे पास में सूर्य की किरणें आती रहेगी और ये कभी भी कंप्लीट या ख़त्म या समाप्त नहीं होगी। अब ये सूर्य किरण कौन लेके आ रहा है? ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका प्रतिस्थापन किसने किया? प्राकृतिक क्रिया ने, नेचुरल एक्टिविटीज़ ने ऑटोमेटिकली इसे वापस लेके आ गया। इसे हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लकड़ी गोबर की ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज या रिसोर्सेज या स्रोत। इन्हें अचक्रीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? अचक्रीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। देखो,
वे ऊर्जा के स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने पर वो समाप्त हो जाते हैं। मैंने पहले ही इसे रेड में हाईलाइट कर दिया जिससे आपको सीधा जो की पॉइंट है वो पता लगे कि एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा उचित समय पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सोर्स अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें होती हैं, जिन्हें आप लेयर रॉक्स यानी परतदार चट्टान भी कहते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो कोयला का तो भंडार लिमिटेड ही है ना, ये थोड़ी अनलिमिटेड कोल है आपके पास में, अनलिमिटेड पेट्रोल है, ऐसा नहीं है साथियों। एक समय आएगा जब कोयला और पेट्रोल के भंडार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हमें नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसीलिए हम नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स क्या क्या है। साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में विद्युत स्टेशनों की, यानी जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर हैं, आपके स्टेशन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सुपर थर्मल पावर प्लांट। नाम सुना होगा आपने सुपर थर्मल पावर प्लांट, नाम सुना होगा आपने सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। साथियों, यू हैव टू नो, आपको पता होना जरूरी है कि सुपर थर्मल का मतलब क्या होता है और सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी कई बार आते हैं। तो देखते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। यदि किसी प्लांट की कुल क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उस प्लांट को हम बोलते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट। समझ गए बात को? मान लिया ये एक आपके प्लांट है छबड़ा, ठीक है ना, और इसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब मान लिया कि एक यूनिट 250 मेगावाट की है, तो 4 यूनिट कितने मेगावाट हो गया? 1000 मेगावाट हो गया। यानी इस पूरे के पूरे प्लांट का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया? 1000 मेगावाट हो गया या 1000 मेगावाट से ज़्यादा हो गया। तो साथियों, इस प्रकार के प्लांट को आप क्या बोलोगे? सुपर थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाएगा, सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जैसे सूरतगढ़, श्री गंगानगर और कोटा का आपका प्लांट है। अगली बात करते हैं हम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। साथियों, ध्यान से समझना कि ये आपके एक पूरा प्लांट है और इसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये आपके सामने 4 यूनिट है। इसके अंदर 3 यूनिट तो 250 मेगावाट की है और 1 यूनिट 500 मेगावाट की है। तो यानी कुल मिला के कितना हो गया? 750 मेगावाट और 500 मेगावाट, यानी 1250 मेगावाट, ठीक है। इसका मतलब है, हमने पहले देखा था कि जिस प्लांट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज़्यादा होती है वो क्या हो जाता है? सुपर थर्मल हो जाता है। अब हम देख रहे हैं सुपर क्रिटिकल, यानी यदि किसी प्लांट की एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उसे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसका यूनिट कितने मेगावाट का है? 250 मेगावाट का है। और एक यूनिट कितने मेगावाट का है? 500 मेगावाट का है। अगर न्यूनतम एक यूनिट 500 मेगावाट का हो, ठीक है, अगर न्यूनतम एक यूनिट 500 मेगावाट का हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी यूनिट 500 मेगावाट का है उस पूरे प्लांट में, तो उस प्लांट को सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गए आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। बात समझ गए? अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ में नहीं आए तो वो आप मुझे इस जो ये हमारा वीडियो है इसके नीचे कमेंट करके बता सकता है, उसको मैं और आगे हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके है तीसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। तीसरे प्रकार का पावर प्लांट कौन सा होता है? अल्ट्रा मेगावाट। साथियों, अगर कोई भी पावर प्लांट है और उसकी क्षमता 4000 मेगावाट या 4000 मेगावाट से ज़्यादा का अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है, अगर विद्युत का उत्पादन करता है, तो इस प्रकार के प्लांट को क्या बोलेंगे? अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। अब देखो, इसका कोई भी सोर्स हो सकता है। ये आपके सोलर एनर्जी से उत्पादित हो, चाहे से ये विंड एनर्जी से उत्पादित हो, चाहे ये हाइड्रो यानी जल विद्युत परियोजनाएं हो, किसी भी प्रकार की परियोजना हो, अगर उस प्लांट का कैपेसिटी 4000 मेगावाट या मोर देन 4000 मेगावाट है तो उस प्लांट को अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमने अभी तक देखा है 2 प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है ना। और दूसरा हमने देखा है पावर प्लांट के प्रकार, एक है सुपर थर्मल पावर प्लांट, एक है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, एक है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ठीक है। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का एक एग्जाम्पल राजस्थान में बनने जा रहा है 4000 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा प्लांट। कौन सा प्लांट?
सौर ऊर्जा पावर प्लांट, सौर ऊर्जा का एक पावर प्लांट आपके सांबर झील पर लगने वाला है। कहाँ पर लगने वाला है? सांबर झील में लगने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो सांबर झील पूरे विश्व की एकमात्र झील होगी जिसके ऊपर 4000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये 3 प्रकार के होते हैं प्लांट। आगे चलते हैं साथियों। राजस्थान के अंदर हम विद्युत की बात करें तो सबसे पहले विद्युत संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। यानी संविधान के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है आपकी संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और तीसरी होती है आपके कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ठीक है, इसका मतलब ये होता है संघ सूची के जितने भी विषय हैं इनके ऊपर जो कानून है, जो लॉ है, जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जबकि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। तो यह आपके समवर्ती सूची का विषय हुआ क्या? विद्युत। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली बार 1887 दार्जिलिंग के अंदर पहले जल विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी। समझ गए बात को आप? यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पहला प्लांट 1887 में दार्जिलिंग में लगा था और ये हिंदुस्तान का पहला प्लांट था। अगर आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 15 छोटे छोटे विद्युत ग्रह थे। यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस या बिफोर द 1947 हमारे पास में केवल 15 यानी 15 छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर थे जिनका टोटल कैपेसिटी कितना था? 1226 मेगावाट यानी 1226 मेगावाट टोटल कैपेसिटी था पूरे राजस्थान का, जिससे कुल 26 शहर और गांवों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती थी। ये बात है बिफोर दी इंडिपेंडेंस 1947 से पहले की। अगर वर्तमान की बात करें तो साथियों ये लेटेस्ट आंकड़ा है आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे से, राजस्थान सरकार की बुक है, ठीक है ना, राजस्थान सरकार की पुस्तक है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर विद्युत का उत्पादन कितना है? 21,175 मेगावाट। साथियों 21,175 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कब? ये दिसंबर 2019 तक की बात है। कब की बात है ये? दिसंबर 2019 तक का अपडेटेड आंकड़ा है। इसके बाद का आंकड़ा अभी दिसंबर आना बाकी है। ठीक है, तो देखो पहले 1947 की बात करें तो 1226 मेगावाट था, ये 1000 मेगावाट, उससे हमने 21 गुना प्रगति कर ली है। ठीक है ना, और कितना? 21,175 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम करने लग गए हैं मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ में आ गई आपको? अगर राजस्थान की बात करें तो देखो राजस्थान की जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनका है 8,130 मेगावाट, सेंट्रल गवर्नमेंट की 3288 मेगावाट, और अगर प्राइवेट की बात करें तो 3788 मेगावाट। अगर विंड एनर्जी की बात करें तो 3734 मेगावाट। अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो 2178 मेगावाट। अगर बायोगैस की बात करें तो 101 मेगावाट। आपको क्या याद रखना है? एक तो टोटल कैपेसिटी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का जो 21,175 मेगावाट है, इसको याद रखना। विंड एनर्जी आप याद रखना 3734 मेगावाट, सोलर एनर्जी आप याद रखना 2178 मेगावाट, और बायोमास एनर्जी आप याद रखना 101.95 मेगावाट है ये। ठीक है ना, तो मोटा मोटा आप 101 मेगावाट याद रखो। जिनके ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है इनको आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना, ये पहला आंकड़ा, ये दूसरा आंकड़ा विंड एनर्जी का, तीसरा आंकड़ा आपके सौर एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, और चौथा आंकड़ा आपके बायोगैस एनर्जी का। इनको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखो स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो राजस्थान में विद्युत के सुधार प्रारंभ किए गए। ठीक है ना भाई, 1200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बिजली ही एक जो है आपकी कोर इंडस्ट्री है जो कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो देखो 1957 के अंदर पहली बार हमने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की। कहाँ पर की? जयपुर में। पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 1957 में। कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नियोजित रूप से विकास करना, वितरण करना और उत्पादन के ऊपर ध्यान देना। उसके बाद में सन 2000 आ गया और 2000 के अंदर राजस्थान विद्युत नियामक आयोग यानी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन का गठन किया गया आपके जनवरी 2000 में। ठीक है ना, और इस कमीशन का गठन किस आधार पर किया गया? राजस्थान विद्युत नियामक अधिनियम 1998
यानी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट 1998 के अंदर पारित किया गया था। इसी अधिनियम के माध्यम से राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन जनवरी 2000 में किया गया। अब देखो आगे आगे देखते हैं। 3 कंपनियां को लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया और ये कुछ उसने रिकमेंडेशन करी थी कुछ, ठीक है ना। तो देखो राजस्थान विद्युत क्षेत्र अधिनियम, ठीक है ना, ये 1999 के अंदर लागू मतलब पारित किया गया, जो 1 जनवरी सन 2000 को लागू किया गया। 2 अधिनियम है, एक राजस्थान विद्युत क्षेत्र अधिनियम, एक राजस्थान विद्युत नियामक अधिनियम, ठीक है ना। दो, एक 1991 में, एक 1999 में लागू किया गया। अब देखते हैं आगे। ये अधिनियम सन 2000 में लागू हुआ। 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन करके 5 कंपनियों का गठन किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में विद्युत से संबंधित कितनी कंपनियां हैं, वर्तमान में 5 कंपनियां हैं। और ये कब बनाई गई थी? 19 जुलाई 2000 को बनाई गई थी। नाम क्या है? नंबर 1 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान राज्य RV विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत P यानी प्रसारण N यानी निगम, L यानी लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL। ये 5 कंपनियां हैं वर्तमान में जो आपके सन 2000 से बनी है। और ये कंपनियां राजस्थान के अंदर जो है क्या क्या काम करती है देखते हैं। जो आपके विद्युत उत्पादन निगम है वो किसके लिए जिम्मेदार है? विद्युत के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका नियंत्रण यही करती है। दूसरा, जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है वो क्या काम करती है? वो आपके विद्युत प्रसारण के लिए जो सब स्टेशन है उनका निर्माण करती है और उनका संचालन करती है। और साथ ही विद्युत से संबंधित जितनी भी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन और आंकड़े हैं उनका एक साथ संकलन करती है और क्या सुधार हो सकता है विद्युत क्षेत्र में उसके लिए सिफारिश करती है। कौन? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। उसके बाद हम बात करें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो साथियों देखिए JVVNL के अंदर 12 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 12। देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 5 जिले हो गए हैं। 4 जिले आपके हाड़ौती के, जिसके अंदर आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यानी। और उसके बाद देखिए ये हो गए 5 और 4 9, एक जयपुर, एक दौसा और एक टोंक, यानी 9 और 3 12। ये 12 जिले आपके किसके अंडर में आते हैं? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL। इससे संबंधित आपके कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। अगर हम बात करें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, तो साथियों अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ राजस्थान के जो है 11 जिले इसमें शामिल है। कितने जिले शामिल है मेरे प्यारे मित्रों? 11 जिले इसमें शामिल है। अब ये जिले कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो सीकर और झुंझुनू ये 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। उसके बाद में नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। उसके बाद में देखते हैं दक्षिणी राजस्थान के 6 जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3, प्रतापगढ़ 4, चित्तौड़गढ़ 5 और राजसमंद 6, ठीक है। तो ये 11 जिले जो आपके हैं किस में शामिल है? आपके अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में शामिल है, ठीक है। नागौर की एक खास बात है। नागौर की क्या खास बात है? देखो नागौर किस कंपनी के अंतर्गत आता है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी AVVNL के अंतर्गत आता है आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, नागौर की एक पंचायत समिति है जिसका नाम है लाडनू पंचायत समिति। क्या नाम है? लाडनू पंचायत समिति। ये कहाँ की है? ये आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट की है लाडनू पंचायत समिति। अब ये जो लाडनू पंचायत समिति है तो नागौर तो किस में आता है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आता है। लेकिन ये जो लाडनू पंचायत समिति है जो नागौर की है उसको विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? उसे विद्युत की आपूर्ति करता है आपके जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। बात समझ गए? तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आपके नागौर की एक पंचायत समिति जिसका नाम है लाडनू, उसको विद्युत की आपूर्ति करता है। बाकी जो शेष नागौर है उसे विद्युत की आपूर्ति अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करता है। तो हमने देखा
एक तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 12 जिले, फिर हमने देखा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 11 जिले, फिर हमने देखा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नंबर 5। तो देखा यह राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के 10 जिलों को, यानी उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले, देखो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर 3, जोधपुर 4 और पाली 5। इसके अलावा बीकानेर 6, जैसलमेर 7, बाड़मेर 8, जालोर 9 और आपके सिरोही 10। ये 10 जिलों को ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है ये विद्युत की आपूर्ति करता है। और साथ में एक लाडनू पंचायत समिति जो कि नागौर की है, लाडनू पंचायत समिति, इसको भी क्या करता है, ये विद्युत की आपूर्ति करता है। तो साथियों यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कुछ भी बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि 5 कंपनियों का गठन कौन सा हुआ, ये पूछा जा सकता है कि नागौर कौन सी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में शामिल है, ये पूछा जा सकता है कि जोधपुर और पाली कौन से विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में शामिल है, ये पूछा जा सकता है कि इनकी स्थापना कौन से अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ये पूछा जा सकता है इनकी स्थापना कब की गई थी। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके इस बिंदु से बन सकते हैं, इस टॉपिक से बन सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आगे हम बात करते हैं सन 2001 में, यानी 2001 का जो समय आया था, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमने विद्युत के उत्पादन के लिए, विद्युत के प्रसारण के लिए और वितरण के लिए क्षेत्र विस्तार किए, ठीक है ना। यानी हमने कुछ रिफॉर्म किए जिसके कारण विद्युत शीजत में कमी आई। यानी विद्युत शीजत का मतलब होता है अगर 1 मेगावाट आपने बिजली का उत्पादन किया है तो उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते 1 मेगावाट नहीं रहती, उसके अंदर क्या होता है, शीजत हो जाती है। तथा ये सुधार किए, इससे विद्युत चोरी को भी काफ़ी हमने रोका है, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में सही समय पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है और विद्युत उत्पादन की लागत में काफ़ी कमी आई है तथा उत्पादन भी बढ़ा है। अब आगे बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में हमने चर्चा कर ली है। देखो साथियों, राजस्थान के अंदर जो है ऊर्जा उत्पादन करने की 2 संस्थाएं हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखना। एक है आपके राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे आप बोलते हो रेडा, REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना जनवरी 1985 में की गई थी और वर्तमान में इसका विलय आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ने कर दिया है। इसकी बाद में चर्चा करेंगे, आप ही ध्यान रखना। रेडा, REDA, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना जनवरी 1985 में की गई थी और जिसका ऑफिस जयपुर में था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सेज को बढ़ावा देना और उसका विकास करना। ऐसे ही एक संस्था थी आपके RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1995 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। और इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पे था, जयपुर में था। और गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए राजस्थान में 1985 में रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और 1995 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और साथियों उसके बाद में नंबर 3 जो संस्था है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। कब की गई, 9 अगस्त 2002 को। और साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जयपुर में है। आपको मैंने बताया रेडा 1985 यानी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1985 में स्थापित हुई। और आपको मैंने बताया कि राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इन दोनों को मिला दिया कब, 9 अगस्त 2002 को, और एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसका ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्सों का विकास करना, उनका उत्पादन करना, उनका प्रसारण करना और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना से संबंधित कार्य को देखना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको मैंने आज क्या क्या बताया। आज मैंने बताया कि ऊर्जा के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऊर्जा उत्पादन करने के जो पावर प्लांट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने बताया राजस्थान में कितनी ऊर्जा की कंपनियां हैं, कैसे कैसे बनी है। उसके बाद में मैंने बताया गैर परंपरागत ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार में क्या ढांचा है। तो आपको बताया 1995 में रेडा, RSPCL 1995, रेडा 1985, और फिर इन दोनों को मिला के
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की स्थापना करी हमने 2002 में। अभी वर्तमान में गैर परंपरागत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, यानी विद्युत आपके जो जल आपके पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका विकास करने की ये संस्था है राजस्थान में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों, आज के लिए इतना ही है। अगर आप मुझे लाइव मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे मिल सकते हैं। अगर राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रात को 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगीर के साथ में रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइस हाइकिंग होने से पहले ही आप विष्णु 1 कोड का यूज करके 10% ऑफ ले सकते हैं। साथियों, आपकी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाइए और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। सरकार भी फॉर्म में है और आपकी आरपीएससी संस्था भी अच्छी एक्टिव दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे लगातार बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।